तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इट बिलोंग्स टू सैक्रोमाइसिस और ईस्ट। तो इनका क्लासिफिकेशन बताओ इकरा खान, यहाँ से शुरू करते हैं बात हम। सर किंगडम है माइसिटी, डिवीजन है ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना, क्लास है एस्कोमाइसिटीज और जीनस है ईस्ट। हाँ, जीनस में ईस्ट की जगह हम लोग सैक्रोमाइसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके सर। जीनस में ईस्ट की जगह हम लोग सैक्रोमाइसिस भी लिख सकते हैं। तो कल जो फंगस हम लोगों ने एक पढ़ा था, राइजोपस, ब्लैक ब्रेड बोल्ट वाला, तो वो ज़ाइगोमाइसिटीज का फंगस था। और आज जो हम लोग फंगस पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्कोमाइसिटीज का। अब ध्यान रखिएगा आप, कौन बताएगा? जयदीप तुम बताओ कि एस्कोमाइसिटीज के कितने फंजाई हैं आपके सिलेबस में? ओमकार, एस्कोमाइसिटीज के कितने फंजाई हैं आपके सिलेबस में? 3। कौन कौन से? सर ईस्ट है, हाँ, और पजाइजा है, पेनिसिलिन पेनिसिलियम है। ईस्ट, पेनिसिलियम और पेजाइजा, ये 3 जी सर। फंजाई आपके सिलेबस में है। तीनों फंजाई का क्लास है एस्कोमाइसिटीज। ध्यान रखना, ये तीनों फंजाई का क्लास है एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज का मतलब ये हुआ कि इस क्लास में एक बनेगा एस्कस, और एस्कस के अंदर बनेंगे 8 एस्कोस्पोर्स। हालांकि हमेशा 8 नहीं बनते, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि 8 ही बनते हैं। तो तीनों फंजाई में आपको एस्कस बनाने होंगे और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनाने होंगे, और वो एस्कोस्पोर की संख्या होगी 8। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे एस्कस, और एस्कस के अंदर होंगे एस्कस के अंदर होंगे 8 एस्कोस्पोर्स। ये ध्यान रखना आप, हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होंगे। तो जब एस्कस या एस्कोस्पोर बना हुआ दिखाई दे आपको, तो समझ जाइए कि बात हो रही है एस्कोमाइसिटीज के फंजाई की, ठीक है। अब चलिए, पहला कैरेक्टर देखिए आप, ये एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, ये तो हो गया पहला कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर हुआ कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को सैक फंजाई कहते हैं। सैक माने होता है, सैक माने होता है थैला। जैसे एक झोला होता है और उसमें 8 आलू रखे हों, ऐसे ही ये सैक फंजाई होते हैं। और सैक फंजाई में सैक माने होता है थैला। अगर आप लोगों ने कभी बैडमिंटन खेला हो, चिड़िया बल्ला खेला हो, तो जिस पैकेट में रखी होती है वो गोल गोल होता है, बस समझ लो वैसा ही होता है एस्कस। और जैसे उसमें शटल रखी होती है, चिड़िया रखी होती है, वैसे ही रखे होते हैं एस्कोस्पोर। तो एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सैक फंजाई। ईस्ट की 40 सैप्रोफाइट प्रजातियां पाई जाती हैं। सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी, और हमने बताया था कि कुछ फंजाई लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट, और कुछ फंजाई मरे हुए के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट। तो जो जिंदा के ऊपर है
वो सैप्रोफाइट, जो मरे हुए के ऊपर है, जो जिंदा के ऊपर है वो पैरासाइट, और जो डेड के ऊपर है वो सैप्रोफाइट। तो ईस्ट सारा का सारा सैप्रोफाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट बात, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बात याद रखना, ईस्ट को हम लोग एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, खमीर, खमीरा भी बोल देते हैं कई बार इसे। आप जानते हैं खमीरा एक चीज होती है जो, जैसे आप ब्रेड लाते हो, डबल रोटी लाते हो, तो उसमें छेद छेद जैसे दिखाई देते हैं, वो जो पफिंग अपीयरेंस है वो इस ईस्ट की वजह से ही होता है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसीलिए इसको कॉमनली बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। तो बेकरी वो होती है जहां बिस्किट और डबल रोटी बनती है, उसे बेकरी कहते हैं। तो बेकरी में जो ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। और एक होती है ब्रीवरी, ब्रीवरी में बनता है अल्कोहल। तो जहां दारू बनती है, अल्कोहल बनता है, उसे कहते हैं ब्रीवरी, और वहां भी ये सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी इस्तेमाल होता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी से इन्वर्टेज व जाइमेज नामक एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। तो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी का। नेक्स्ट बात, इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो 9th पॉइंट लिखा हुआ है कि ईस्ट यूकैरियोटिक होते हैं, और छठे पॉइंट में लिखा है ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं ईस्ट, और यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? बताओ भाई इकरा खान। सर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ईस्ट। बाकी जितने यूकैरियोटिक हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होता है। इसको खूब अच्छे से रट लेना, और चाहे तो पहला पॉइंट यही लिख देना कि ईस्ट आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अब देखो, इनकी सेल्स एक दूसरे से जुड़कर स्यूडोमाइसीलियम बनाती है। स्यूडो माने होता है फॉल्स, झूठा। भाई जाहिर सी बात है कि जब ईस्ट यूनिसेलुलर है तो उसमें माइसीलियम तो होगा नहीं, क्योंकि माइसीलियम तो कई सेल से मिलकर बनता है। तो जब यूनिसेलुलर है तो फिर माइसीलियम कैसे बनाएगा? तो देखो, आप अगर इनके माइसीलियम को देखो तो ये लिखा हुआ है शब्द स्यूडोमाइसीलियम। देखो, एक पहला ईस्ट, दूसरा ईस्ट, तीसरा ईस्ट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये इसमें बहुत सारी ईस्ट है। ये हर ईस्ट यूनिसेलुलर है और अलग है, लेकिन फिलहाल आपस में जुड़ गए हैं। तो जुड़ने से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई माइसीलियम है, लेकिन हकीकत में ये माइसीलियम नहीं है। इसमें बहुत सी ईस्ट की सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और ये स्यूडोमाइसीलियम बना रही हैं। स्यूडोमाइसीलियम के कारण इसमें चूंकि यूनिसेलुलर है, इसलिए ये स्यूडोमाइसीलियम बनाती हैं। दिस इज नॉट ट्रू माइसीलियम, ये वास्तविक माइसीलियम नहीं है, झूठा माइसीलियम है ये। तो ईस्ट की सेल्स आपस में जुड़कर स्यूडोमाइसीलियम बनाती हैं। चलिए, ईस्ट की सेल्स का आकार बदलता रहता है और ईस्ट यूकैरियोटिक होते हैं। ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अब देखिए, अब आया सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल के स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है
जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। सब कुछ से क्या मतलब है? देखो, इसमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ग्लाइकोजन भी है, न्यूक्लियस भी है, गोल्गी एपरेटस भी है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, यानी सारी चीजें हैं। ठीक, न्यूक्लियोलस भी है। और अगर आप गौर से देखें तो सेंटर में वैक्यूल भी है। वैक्यूल, जिसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका। आपने जितनी भी सेल आज तक बनाई होंगी, उन सब में न्यूक्लियस बीच में सबसे बड़ा बनाया होगा। ईस्ट की सेल एक ऐसी सेल है जिसमें वैक्यूल बहुत बड़ा बनाया जाता है और न्यूक्लियस छोटा बनाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप भी है और न्यूक्लियोलस भी है। तो इतना बड़ा न्यूक्लियर, इतना बड़ा वैक्यूल है कि लोगों ने ये कहा कि न्यूक्लियस वैक्यूल का ही एक पार्ट है। यानी न्यूक्लियस और वैक्यूल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यूक्लियस अलग है और वैक्यूल अलग है। तो अगर आप देखें तो ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल। ठीक, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है। तो न्यूक्लियस और वैक्यूल का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसी आधार पर तमाम वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, उन्होंने क्या बताया है इनके बारे में, ये बात आपको समझनी है। तो देखिए, समझते हैं इसको। इस बात को समझते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। ईस्ट की सेल के चारों ओर सेल वॉल होती है, जो मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। जितने भी फंजाई हैं, सबकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसके अतिरिक्त इनमें ग्लाइकोजन और मेनन इत्यादि कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, लेकिन इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। ये बात ध्यान रखना। चूंकि ईस्ट फंजाई हैं, तो उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। ये बात ध्यान रखना। और इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेल वॉल के नीचे सेकंड नंबर पे आएंगे आप। देखिए, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं जिसको। इनमें पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में ऑयल ड्रॉप्स, ग्लाइकोजन बॉडीज ये पाई जाती हैं। क्लियर? सेल के बीच में एक वैक्यूल होता है। अब इसकी फोटो दिमाग में रखिए आप, और अब आप देखिए। सेल के सेंटर में एक वैक्यूल होता है, जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कहीं भी आप वैक्यूल पढ़ेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट ही कहा जाता है, हमेशा याद रखिए। और वैक्यूल में कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस, एस्टिरेजेस आदि होते हैं। न्यूक्लियस को लेकर के वैज्ञानिकों ने कई मत दिए। पहला मत आया वेगर एंड पेनिस्टन का। वेगर एंड पेनिस्टन के अनुसार न्यूक्लियस और वैक्यूल आपस में वास्तव में अलग अलग होते हैं, और न्यूक्लियस व वैक्यूल का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत कायदे से याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि वैक्यूल और न्यूक्लियस दोनों संरचनाएं आपस में अलग अलग हैं।
इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। यही ईस्ट की सेल की सबसे खास बात है। बड़ा वैक्यूल, छोटा न्यूक्लियस, ये ईस्ट की सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा वैक्यूल, छोटा न्यूक्लियस, ये ईस्ट की सेल की सबसे खास बात है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये तो हो गया ईस्ट की सेल के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, इसमें ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये बस आपको याद रखना है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ईस्ट या सैक्रोमाइसिस, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ईस्ट बनाता है स्यूडोमाइसीलियम, ये भी आपने देख लिया, स्यूडोमाइसीलियम। नेक्स्ट बात यह है कि इससे इन्वर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सेल पे। सेल में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, गोल्गी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है और वैक्यूल भी है। वैक्यूल बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है? लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्लियर? स्तुति रस्तोगी, मुझे अभी तक बताए गए 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। सर ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक इनकी प्लांट इनकी सेल एक दूसरे से जुड़कर स्यूडोमाइसीलियम बनाती है। ठीक ईस्ट की सेल का आकार बदलता रहता है ठीक और ईस्ट की 40 सैप्रोफाइट्स प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक ये एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं। ठीक चलो ठीक है, बस इतना काफी है। इकरा खान, आप सेल के बारे में कुछ बताइए। सर इनकी जो सेल होती है उसमें सर सारे वो पाए जाते हैं पार्ट्स। ट्रू न्यूक्लियस होता है सर, बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। गोल्गी अपार्टस होता है, सेल वॉल भी पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और सर राइबोसोम सर सब पाया जाता है। सर जो वैक्यूल विनय की वो ठीक 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 ठीक, सही है, सही है। विनय प्रताप, ईस्ट के बारे में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, अगर आप जुड़े हैं तो। विनय प्रताप। सर जो ईस्ट सेल होती है वो उनकी प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर तथा यूकैरियोटिक होते हैं। सबसे मेन बात इनमें ये है। और सर जो इनका दूसरी? जो सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें बड़ा वैक्यूल और छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। बिल्कुल सही, शाबाश। ये 2 बातें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और ईस्ट की सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। पहला तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलें तो इसमें सबसे कॉमन होता है बडिंग। ये मोस्ट कॉमन होता है और फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ईस्ट की सेल, अगर कभी आप लोगों ने गुब्बारा, जो बैलून्स होते हैं, उनको फुलाएं आप, तो फुलाने के बाद, बैलून्स को फुलाने के बाद पीछे एक कभी कभी छोटी सी चोंच बन जाती है, उसको भी मोड़ के हम लोग उसमें रबर डाल देते हैं, तो वो छोटी सी बड बन जाती है। तो वो जो बड होती है उसे अगर आप अलग कर लें तो आप देखिए कैसे मैं बना रहा हूं, आप देखिए बडिंग देखिए कैसे होती है।
देखिए एक ईस्ट की सेल है, ईस्ट की सेल में ये है ईस्ट की सेल, और ये बन गई बड, बन गई बड। अब इस बड को आप अलग कर लें, ठीक, लेकिन शर्त एक ही है। शर्त क्या है? देखिए ये ईस्ट की सेल है, ठीक, ईस्ट की सेल में क्या है? न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। अब इससे बनी बड, ये बन गई बड। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस यहां बनेगा, फिर उसके अंदर वैक्यूल बनेगा। अब ये सेल बीच में से टूट के अलग हो जाएगी और एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, इसका अपना न्यूक्लियस वैक्यूल, इसका अपना न्यूक्लियस वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड बडिंग। और ईस्ट में 99.99% बडिंग होती है, याद रखिएगा। ईस्ट कॉमनली रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ईस्ट में सबसे कॉमन बडिंग होती है, ध्यान रखिएगा आप ये बात। और बडिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसका न्यूक्लियस और वैक्यूल अपने अपने पास पहुंच जाए। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और ईस्ट की सेल से एक बड बनती है, न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और एक न्यूक्लियस बड में ट्रांसफर हो जाता है, बड से नई सेल बनती है। तो जब आप अलग करेंगे बड को तो एक खुरचन से दिखाई देगी मेन सेल में। जैसे आप अगर गुब्बारे से छोटा गुब्बारा अलग करेंगे तो एक गड्ढा जैसा दिखाई देगा बड़े गुब्बारे में भी, और जो छोटा अलग करेंगे उसमें भी। इसको बोलते हैं स्कार। तो बड में बड स्कार होगा और सेल में बर्थ स्कार दिखाई देगा। ये देखिए आप, बडिंग, देखिए ये है बडिंग। फिगर नंबर 48 आप देखें, डायग्राम नंबर ए। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईस्ट में बडिंग शुरू हुई, ये हो गया डायग्राम नंबर 1, ईस्ट में बडिंग शुरू हुई। इस बडिंग के बाद आप देखें न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हुआ। न्यूक्लियस में डिवीजन के बाद आप अगर तीसरा वाला डायग्राम देखेंगे तो वो बडिंग और मेन सेल और बड के बीच में वो अलग होने लगी, वॉल फॉर्मेशन होने लगा। स्टार्ट तो सेकंड वाले में ही हो गया था, ये देखिए ये वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन थर्ड में कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो बड अलग हो गई और मेन प्लांट सेल, पेरेंट सेल अलग हो गई, और जो बड थी उससे बन गया नई सेल बन गई। आप जरूरी नहीं कि गोले में राउंड में ही दिखाएं, आप राइट साइड में ऊपर से नीचे ABCDE ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो थर्ड वाला डायग्राम गायब कर सकते हैं, सीधे फोर्थ वाला बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तो बडिंग किसी भी तरीके से आपके सामने हो सकती है। और बडिंग के लिए आपको ये याद रखना होगा कि ईस्ट में सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन होता है बडिंग, ठीक है। चलिए, दूसरा एक कॉमन आया मेथड, फिशन। ये देखिए फिशन, फिशन भी लगभग वही है। आप देखें, एक ईस्ट की सेल आपको दिखाई दे रही है, ईस्ट की सेल आपको दिखाई दे रही है। ईस्ट की सेल में डिवीजन हुआ, आप देखो इसमें दो न्यूक्लियस बनने लगे हैं, दो वैक्यूल बनने लगे हैं। उसके बाद दोनों सेल अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के बाद कि तीसरा और चौथा तो लगभग एक ही है, आप कोई एक ही डायग्राम बना लें। दो सेल बन गई, आप चौथे डायग्राम में चाहें तो दोनों सेल को अलग अलग कर दीजिए, आप अलग अलग कर सकते हैं। और अलग अलग करने पे क्या होगा कि एक सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस अपना वैक्यूल, और दूसरी सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस अपना वैक्यूल। इसको कहते हैं बडिंग। आप देखिए, इस सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर अपना वैक्यूल, इसके अंदर अपना वैक्यूल। तो दो सेल बनी, दोनों सेल में अपना न्यूक्लियस और दोनों सेल में अपना वैक्यूल। ये हो गया फिशन। ये बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, वैसे बैक्टीरिया में यही होता है। अगर आपने बनाया हो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन तो ये बाइनरी फिशन ही है। अगर आप गौर से देखो तो ये एक सेल थी और ये दो में टूट गई, बस इतना ही तो हुआ है।
न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दोनों सेल में एक एक न्यूक्लियस पहुंच गया, दोनों सेल में एक एक वैक्यूल पहुंच गया, इतना ही तो हुआ है। तो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो था बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में है हम लोग इस समय। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहते हैं कायिक जनन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो। जैसे गुलाब की कलम आपने लगाई होगी घर में। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गांव में गन्ना लगते हुए देखा है? बताओ भाई, जयदीप, ओमकार, गन्ना गांव में लगते हुए कितने लोगों ने देखा है? देखा है कैसे लगाते हैं और बताओ? हमने भी देखा है। काट के। क्या काटते हैं? फिर गन्ना को काट के लगाते हैं। जो काटते हैं वो चीज क्या होती है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, एंड्रोशियम है, गाइनिशियम है। वो क्या होता है जिसे काटते हो आप? क्या काट काट के लगाते जाते हो? सर वो नोट्स लगाते हैं, क्या? नोट्स जो होते हैं सर, वहां से उसे नोट्स लगाते हैं, हर नोट्स को उसमें। अरे भैया, वो गन्ने का स्टेम होता है, तना, स्टेम होता है। हाँ तो स्टेम काट काट के लगाते जा रहे हैं और नया गन्ना बनता जा रहा है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ये क्या है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ईस्ट में सबसे कॉमन होता है बडिंग, दूसरे नंबर पर होता है फिशन। तो फिशन को देखो, फिशन में एक सेल से दो सेल बनती है। ये ट्रांसवर्स वॉल के कारण होता है। पेरेंट सेल में न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और एक सेल से दो सेल, और सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन गड्ढा बनता है और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो जहां पर लिखा है फिगर 49, वहां पर बना देना है फिगर 49। जहां पर लिखा है फिगर, कहां पर कौन सा फिगर बनाना है नोट्स में, ये बात आपके लिखी हुई है। और जो लिखी हुई है उसी को आपको बना देना है। ये पूछना नहीं है कि सर कौन सा डायग्राम कहां पर बनाए। हर डायग्राम, जहां पर जो डायग्राम बनना है वहां पर उस डायग्राम का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर वो नंबर आप बना देंगे। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? इकरा खान, कोई दिक्कत आपको? नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया? ये ईस्ट की यस सेल सर। का डायग्राम बहुत बढ़िया बना सकेंगे आप? आज का यही असाइनमेंट देंगे हम आपको, ईस्ट की सेल का डायग्राम। ठीक है, ओके सर। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नोट्स बनाने हैं आपको, असाइनमेंट बनाना है। रिप्रोडक्शन भी सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन कहते हैं बडिंग को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ईस्ट में ज्यादा नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशंस में, जब ईस्ट की कंडीशन अनुकूल होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब ईस्ट के लिए कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब फूड सप्लाई बंद हो जाती है। ईस्ट में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, अतः दो सोमेटिक सेल्स ही दो एस्कोस्पोर बना देती हैं। वही सेल हैं, वही एस्कोस्पोर हैं, और आपस में मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, फिर उनमें मियोसिस हो जाती है, फिर अपना अपना सेल बना देते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी आपको क्या काम करना है? तो ये जो दो एस्कोस्पोर आपस में मिलते हैं या दो सोमेटिक सेल आपस में मिलती हैं, इसको हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं। यही हमने कल राइजोपस में भी बताया था। ईस्ट में तीन प्रकार की लाइफ साइकिल्स पाई जाती है। नंबर एक, सबसे पहली आई हैप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक, और ये सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस में पाई जाती है। इसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है और ना ये फिगर 50 बनाना है। हैप्लोबायोटिक की हेडिंग डालेंगे आप,
आगे लिखेंगे ये सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस में पाई जाती है। सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस अलग अलग अंडरलाइन होगा। ध्यान रखिएगा, हैप्लोबायोटिक यानी कि जो ए वाला है, इसमें आप और कोई ना लाइन लिखेंगे ना कोई डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए केवल एक लाइन लिखेंगे, ये सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस में पाई जाती है। अब आई नंबर 2। नंबर 2 क्या है? डिप्लोबायोटिक। ये सैक्रोमाइसिस लुडविजियाई में पाई जाती है। इसके बाद ना कुछ लिखेंगे ना कोई बनाएंगे, ना कुछ लिखेंगे इसके बाद ना कुछ बनाएंगे। एक लाइन आप लिखेंगे हैप्लोबायोटिक में कि ये सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस में पाई जाती है, और एक लाइन लिखेंगे आप डिप्लोबायोटिक में, ये सैक्रोमाइसिस लुडविजियाई में पाई जाती है। क्लियर? विनय प्रताप, ये बात समझ में आ गई? जयदीप, ये बात समझ में आ गई? इकरा खान? यस सर। हैप्लोबायोटिक में एक लाइन लिखनी है, ये सैक्रोमाइसिस आक्टोस्पोरस में पाई जाती है। डिप्लोबायोटिक में एक लाइन लिखनी है, ये सैक्रोमाइसिस लुडविजियाई में पाई जाती है। और तीसरा आया हैप्लोडिप्लोबायोटिक। ठीक, इसमें पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। ये फिगर 52 भी इसमें बनाना है। अभी हम आपको बताते हैं फिगर 52, यही लास्ट है आज का ईस्ट का। तीसरे टाइप की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोबायोटिक। तो देखो, हैप्लोबायोटिक जिसमें हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा हो, डिप्लोबायोटिक जिसमें डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा हो। हैप्लोडिप्लोबायोटिक का मतलब जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस बराबर बराबर हों। तो देखिए, हम आपको पहले दिखाते हैं स्टेजेस, उसके बाद पढ़ाते हैं। देखिए देखिए, आपके लास्ट वाले पन्ने पे 3 डायग्राम बने होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला नहीं बनाना है, हैप्लोबायोटिक वाला फिगर नंबर 50 है ये। डिप्लोबायोटिक वाला नहीं बनाना है, तीसरा वाला बनाना है, यही है हैप्लोडिप्लोबायोटिक। आपको ये वाला बनाना है। ठीक, अब आप इसमें देखिए हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल को। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे? ईस्ट की सेल्स दिखाई देंगी। देखिए, 2 सेल ये हैं और 2 सेल ये हैं। 2 सेल ईस्ट की आपको दिखाई दे गई, दोनों हैप्लॉइड हैं। गौर से देखिए आप, दोनों हैप्लॉइड हैं। इसमें बडिंग हुई तो 2 सेल बनी, इसमें बडिंग हुई तो 2 सेल बनी। ठीक है, दोनों में बडिंग हुई। एक से कितनी बनी? 2, यानी इससे 2 बनी, इससे 2 बनी, और इधर इससे 2 बनी। अगर एक से 2 सेल बनी है तो 2 से 4 बनेगी। अब ये वाली सेल कितनी है? 2, और ये भी कितनी है? 2। तो यहां कितनी बनेगी? 4, और यहां भी कितनी बनेगी? 4। आप चाहें तो बराबर बराबर बना देना। तो एक ईस्ट की हैप्लॉइड सेल से 4 गैमिटेंजिया बनेगी, दूसरी ईस्ट की हैप्लॉइड सेल से 4 गैमिटेंजिया बनेंगी। अब 4 यहां हैं और 4 यहां हैं, दोनों से एक एक गैमिटेंजिया आप ले लीजिए।
और ले लिया और दोनों का करा दीजिए कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए। जब आप मिला देंगे तो पहले इनका जो साइटोप्लाज्म है वो मिल जाएगा, इसे कहेंगे प्लाज्मोगेमी। जब प्रोटोप्लाज्म मिलता है तो उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, तो ये कहलाती है प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी के बाद आता है कैरियोगेमी। देखो न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, अब ये सेल डिप्लॉयड हो गई और डिप्लॉयड सेल में ये 2n लिख गया इसके आगे, ये सेल डिप्लॉयड हो गई। अब इस डिप्लॉयड सेल में बडिंग हुई, 1 से 2 सेल बनी, दोनों डिप्लॉयड हैं, दोनों डिप्लॉयड हैं। इसमें हुई अब मियोसिस। और आप जानते हैं कि जब किसी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनानी होती है तो हमें करनी होती है मियोसिस। तो मियोसिस किया हमने तो हमें मिले 4 एस्कोस्पोर। एस्कस मदर सेल पहले बनेगी, उसके अंदर 4 एस्कोस्पोर बनेंगे, हर मदर सेल में 1 एस्कोस्पोर होगा। ये एस्कोस्पोर अरेंज हो जाएंगे एस्कस के रूप में, चारों एस्कस बन गए। 2 एस्कोस्पोर 2 ईस्ट सेल बना देंगे, इनसे ये वाली बन जाएंगे और इनसे ये वाली बन जाएंगे। 4 हैं इसके अंदर, 2 ने एक ईस्ट सेल बना ली, 2 और दूसरे ने दूसरी वाली ईस्ट सेल बना ली। तो अगर आप गौर से देखें तो इस पूरी लाइफ साइकिल में, हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल में क्या हुआ है, तो आप देखें, अगर कोई पूछे कि इसमें पूरे में क्या हुआ तो आप सिर्फ ये बताएंगे ये ईस्ट की सेल है, ये ईस्ट की सेल है, इनसे बडिंग हुई तो 4 सेल बनी, इन दोनों से बडिंग हुई तो 4 सेल बनी, दोनों से एक एक सेल का फ्यूजन हो गया तो डिप्लॉयड सेल बन गई, जाइगोट मान लो इसे। इसमें मियोसिस हुई तो 4 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर बने, 2 एस्कोस्पोर ने 2 ईस्ट सेल बना दी, 2 एस्कोस्पोर ने 2 ईस्ट सेल बना दी। बस इतना हुआ है। यानी अगर इस पूरी लाइफ साइकिल को गौर से देखा जाए, इस पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गौर से देखा जाए, तो ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, ये डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, यानी कि ये डिप्लॉयड, यानी कि तकरीबन 4 से 5 डिप्लॉयड हैं कंडीशन और 4 से 5 हैप्लॉयड है। चूंकि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन दोनों बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, इसीलिए इस साइकिल का नाम दिया गया है हैप्लो डिप्लो बायोटिक। हैप्लॉयड भी डिप्लॉयड भी दोनों जब बराबर होती हैं तो बोलते हैं हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। फिर से एक बार मैं आखिर में फिर से आपको बता दे रहा हूं, ईस्ट की हैप्लॉयड सेल से 4 गैमेटेंजिया बनी, यहां भी ईस्ट की हैप्लॉयड सेल से 4 गैमेटेंजिया बनी, एक एक गैमेटेंजिया फ्यूज कर गई, फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, डिप्लॉयड सेल बन गई। डिप्लॉयड सेल में मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉयड सेल बनी, उनसे फिर दोनों ईस्ट की सेल बन गए। बस इतना सा है हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल इन सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। बताइए, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी समझ में आया? कोई ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो? बताओ भाई विनय प्रताप, कुछ बात समझ में आई? विनय प्रताप है या नहीं है? हाँ यस सर, आ गई सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बता सकते हो, हमें समझा सकते हो? यस सर। बताओ।
सर पहले जो ईस्ट है, ईस्ट सेल में सर बडिंग हुई, बडिंग होके सर गेमेटेंजिया बने। पहले सर 2 सेल से 4 गेमेटेंजिया बने। सेकंड में भी 2 सेल से सर 4 गेमेटेंजिया बने। उनमें से सर एक एक सेल उनका कपिलेशन हुआ। उसके बाद प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो गई और डिप्लॉइड सेल बन गए। डिप्लॉइड सेल से सर फिर बडिंग हुई, मियोसिस हुई। मियोसिस से सर एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो गए। वो जब भी मियोसिस होती है किसी डिप्लॉइड सेल में तो 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, तो ये बोलना पड़ेगा 4 एस्कोस्पोर बन गए। हाँ सर, मियोसिस होके 4 एस्कोस्पोर्स बन गए। 4 एस्कोस्पोर्स बन के सर उन्होंने फिर एस्कस फॉर्म कर लिया और फिर अलग अलग होके सर बडिंग में चले गए सर। ईस्ट की सेल्स का निर्माण कर दिया। ये ईस्ट की सेल्स, जी सर। ठीक है। चलो इकरा खान, आपकी समझ में आ गया? यस सर। स्तुति रस्तोगी? यस सर, आ गया। आ गया? जरा समझाओ मुझे, आ गया तुम्हारी समझ में तो? सर ईस्ट थी, उसने बडिंग करी, बडिंग करने के बाद 4 गैमेटेंजिया फॉर्म करे हैप्लॉइड, और दूसरे ईस्ट ने भी बडिंग करी, उसके बाद 4 हैप्लॉइड गैमेटेंजिया फॉर्म करे। उन दोनों की एक एक सेल ने फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद सेल डिप्लॉइड सेल बनाई, उसका प्लाज्मोगेमी हुई, फिर कैरियोगेमी हुई, उसके बाद हैप्लॉइड वो डिप्लॉइड सेल बन गई। फिर उसके बाद उसमें मियोसिस हुई और 4 एस्कोस्पोर्स बने। फिर उन्होंने एस्कस फॉर्म किया और फिर वो अलग अलग होकर के ईस्ट फॉर्म कर ली। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका ईस्ट का स्ट्रक्चर। अब आप बताइए कि कोई ऐसी बात जो ईस्ट में आपकी समझ में ना आई हो तो आप हमें